ती है कि आजाद विवेक को अस्तबल में लेकर आया है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मन ही मन में सोचती है, शिट, ये सब क्या करने जा रहा है आजाद। विवेक को इन सब चीजों का कोई अंदाजा नहीं है। क्या सच में राजा साहब ने आजाद से ऐसा करने के लिए कहा होगा, या फिर ये सब अपने मन से ही कर रहा है। मोनिका बहुत दुविधा में है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचती है कि उसे आजाद को रोकना चाहिए, मगर वो जानती है कि आजाद बहुत जिद्दी स्वभाव का है और वो उसकी एक बात भी नहीं सुनेगा। तब उसके मन में राजा साहब के पास जाने का विचार आता है, मगर वो अभी विवेक को आजाद के साथ अस्तबल में छोड़कर नहीं जा सकती है। इसलिए वो वहीं खड़ी रहती है और आजाद की स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करती है। यहाँ विवेक अस्तबल में आकर आजाद से पूछता है, दादाजी ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि हमारे यहाँ साल में एक बहुत बड़ा घुड़सवारी महोत्सव होता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपको करना यह है कि इस बार महोत्सव में आपको भी हिस्सा लेना है। ये सुनते ही विवेक आजाद से कहता है, वॉट रबिश, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जिस चीज के बारे में मैं कुछ जानता समझता नहीं हूं, उसमें हिस्सा कैसे ले सकता हूं? तभी मोनिका वहां आ जाती है और विवेक की हाँ में हाँ मिलाते हुए आजाद से कहती है, एग्जैक्टली राजा साहब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर सा इन सब चीजों के लिए नहीं बने हैं। मोनिका की इस बात पर आजाद उसे इग्नोर करते हुए विवेक से कहता है, ये रियासत है सरकार, और यहाँ के मालिक का हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर के बराबर होता है। मुझसे जो कहा गया है कुंवर सा, मैं बस वही कर रहा हूं। इसमें मेरा ना तो कोई नफा है ना नुकसान। विवेक आजाद को देखकर समझ जाता है कि यह हुक्म दादाजी ने दिया है। इस पर वो आजाद से कहता है, मगर मुझे करना क्या होगा? घुड़सवारी। घुड़सवारी? पागल हो गए हो तुम। ये संभव नहीं है। महोत्सव में धुरंधर हिस्सा लेते हैं और मैं चाह कर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे ये बात दादाजी से करनी ही होगी। ये सुनते ही आजाद को लगता है कि उसके हाथ से विवेक को नीचा दिखाने का सुनहरा अवसर जा रहा है। इसलिए वो विवेक से कहता है, जैसी आपकी इच्छा कुंवर सा, मगर आप उनके पास थोड़ा ठहर कर जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? मुझे दादाजी के पास कब जाना है, अब ये तुम मुझे बताओगे? नहीं कुंवर सा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आप लोगों के बीच कुछ बोलने वाला कौन होता हूं? मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी राजा साहब का हेल्थ चेकअप चल रहा है। ये सुनते ही विवेक और मोनिका के कान खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मोनिका की नजर महल की पार्किंग में खड़ी हॉस्पिटल की लग्जरी वैन पर पड़ती है और वह विवेक को हाँ का इशारा करती है। ये सब देखकर मोनिका सोचती है, ये सब चल क्या रहा है? मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब सही था, फिर ये अचानक से दादाजी का चेकअप, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं ये बात विवेक को बता भी नहीं सकती हूँ, क्या करूं? वहीं दादाजी के हेल्थ चेकअप के बारे में सुनकर विवेक भी हैरान हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। आजाद को मोनिका और विवेक का उतरा हुआ चेहरा देखकर हंसी आती है, मगर वो अपनी हंसी को दबाते हुए उन्हीं की तरह मायूस सा चेहरा बनाकर उनके बीच खड़ा रहता है। रेखा के कहने पर सुधीर को कॉल करने के बाद देवव्रत वहां से निकलकर जाने लगता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर नागेश हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए घर के अंदर आता है और देवव्रत से कहता है, रेखा मैडम है क्या? नागेश को घर पर देखकर देवव्रत चौंक तो जाता है, पर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। नागेश को वहां देखकर रेखा कहती है, आ जाओ आ जाओ, मैं कहां जाऊंगी, यही हूं मैं। नागेश रेखा की तरफ जाता है और वहां लगे टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखते हुए कहता है, अब आप कैसी हैं मैडम? नागेश के अचानक वहां आने से रेखा समझ जाती है कि हो ना हो नागेश उससे किसी काम की सिफारिश लेकर आया होगा। नागेश की बात सुनकर रेखा कहती है, कहो, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? ये सुनकर नागेश कहता है, मैं तो आपका हाल चाल लेने आया हूं मैडम। नागेश की बात सुनकर रेखा हंसते हुए कहती है, अब ज्यादा ड्रामा मत कर और सीधा काम की बात कर।
इस पर नागेश कहता है, मैडम, जब से मेरा सस्पेंशन हुआ है मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। आपको तो पता ही है कि मैंने आपके कितने काम किए हैं, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कोई तिगड़म लगाकर मेरा सस्पेंशन हटवा दो प्लीज। नागेश की बात सुनकर रेखा सोचने लगती है, तूने जितना मेरे लिए काम किया नहीं है उससे ज्यादा तो काम बिगाड़ा है, पर इलेक्शंस हो जाने तक तुझे तेरी वर्दी तो मैं मिलने ही नहीं दूंगी, क्योंकि तू बिना वर्दी के मेरे काम ज्यादा आ सकता है। ये सोचकर रेखा कहती है, नागेश देख, अभी की सारी सिचुएशंस तो तुझे अच्छे से पता है। अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं चाहकर भी तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो तू मेरा एकदम खास आदमी है, इसलिए मैं तुझे अश्योर करती हूं कि कुर्सी आते ही तेरा सस्पेंशन भी हट जाएगा और तेरा प्रमोशन भी तैयार हो जाएगा। इतना कहकर रेखा अपनी व्हीलचेयर से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। उसे ऐसे बीच में जाता देखकर नागेश हैरान परेशान होकर उसे देखने लगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो सोफे से उठकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी रेखा उसे आवाज देकर कहती है, अरे कहाँ चल दिए, अपना इनाम तो लेकर जाओ। ये कहकर रेखा नागेश की तरफ नोटों से भरा हुआ एक लिफाफा बढ़ा देती है। नागेश ये देखकर चौंक जाता है। रेखा दोबारा उससे कहती है, चल अब जल्दी से इसे ले ले, 2-2.5 लाख तो होंगे ही। और हाँ, जब तक तेरा सस्पेंशन हट नहीं जाता तब तक हर महीने तुझे तेरा खर्च मिलता रहेगा। रेखा की बात सुनकर नागेश वो लिफाफा ले लेता है और उसको धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। नागेश को अपने जाल में फंसा देखकर रेखा खुश हो जाती है। रेखा के घर के बाहर देवव्रत नैना की कार के पास खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है कि तभी नैना भी अपने घर से निकलती है और देवव्रत की तरफ बढ़ती है। उसी वक्त नागेश भी घर से निकलता है। देवव्रत को देखकर नैना उससे इशारा करके पूछती है, जिस पर देवव्रत उसे इशारे से ही सब सही होने का जवाब दे देता है। नैना और देवव्रत कार में बैठ जाते हैं और पार्टी ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नैना घबराई हुई सी देवव्रत से पूछती है, मम्मी बहुत गुस्से में थी, क्या हुआ? और ये नागेश यहां क्या कर रहा था? उन्हें कहीं कुछ पता तो नहीं चला ना? ये सुनकर देवव्रत कहता है, नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। और वो नागेश आया होगा मैडम के पास कोई सिफारिश लेकर, हमें क्या। पर हां, मैडम ने मुझे एक्सीडेंट के पीछे कौन है ये पता करने को कहा है। रेखा के एक्सीडेंट की बात सुनकर नैना एकदम चुप हो जाती है और सोचने लगती है। नैना को यह अच्छी तरह से मालूम है कि रेखा के एक्सीडेंट के पीछे हेमंत का हाथ है, पर वो ये बात देवव्रत को नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है कि ये बात सुनने के बाद रेखा हेमंत से बदला लेने की कोशिश करेगी और इससे उसका ही नुकसान होगा। नैना अब इससे ज्यादा अपने बचे हुए परिवार को नहीं टूटने देना चाहती है, इसलिए वो उस समय देवव्रत को कुछ नहीं बताती और चुप रहती है। तभी देवव्रत नैना से पूछता है, वैसे विवेक कहाँ है? वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। विवेक का नाम सुनकर नैना थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, पर देवव्रत के सामने वो सब जाहिर न करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, होगा कहीं खुशी मना रहा होगा हमारे परिवार की बर्बादी पर। नैना की ये बात सुनकर देवव्रत हैरान हो जाता है और नैना से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं, पर मुझे लगता है कि तुम विवेक के बारे में बहुत गलत सोचती हो। तुम्हें विवेक से मिलकर गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। बिलीव मी, विवेक एक अच्छा आदमी है। देवव्रत के मुंह से विवेक के लिए ऐसी बातें सुनकर नैना को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो भी विवेक के बारे में सोचने लगती है। उसे एक बार फिर से अपने और विवेक के झगड़े की बात याद आ जाती है, जिस पर नैना की आंखें गीली हो जाती हैं। तभी देवव्रत नैना से कहता है, लो ऑफिस भी आ गया, आज के दिन मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं। नैना अपने ख्यालों से बाहर आकर ऑफिस के सामने कार रोक देती है और देवव्रत से कहती है, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ जाऊंगी। ये सुनकर देवव्रत कार से उतरकर ऑफिस के अंदर चला जाता है और नैना कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है।
उधर नैना की कार प्रीति के घर के बाहर जाकर रुकती है। नैना कार की बैक सीट से कुछ सामान निकाल लेती है और घर की डोरबेल बजाती है। कुछ ही देर में सुलेखा जी दरवाजा खोलती हैं और वो नैना को देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, नैना बेटा, आओ, कैसी हो तुम? ये सुनकर नैना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छी हूं मां, आप बताओ। इस पर सुलेखा जी कहती हैं, अरे देखो ना, मैं तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर बैठकर बातें करेंगे। ये कहकर सुलेखा जी अंदर की तरफ जाने लगती हैं और नैना भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। सोफे पर बैठने के बाद नैना वो सामान सुलेखा जी की तरफ बढ़ा देती है, जिसे देखकर सुलेखा जी कहती हैं, "अ, ये सब लाने की क्या जरूरत थी बेटा? तुम आ गई हो, यही मेरे लिए बहुत था।" ये सुनकर नैना कहती है, ये तो मेरा फर्ज है मां, मुझे भी तो आपकी सेवा करने का हक है। ये सुनकर सुलेखा जी कहती हैं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता बनाकर लाती हूं। इतना कहकर सुलेखा जी किचन की तरफ चली जाती हैं और वहीं नैना बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगती है। उधर देवव्रत की कॉल से डरकर सुधीर भी रेखा के घर पहुंच जाता है। सुधीर रेखा के लिए एक गुलदस्ता लेकर घर के अंदर जाता है और मेन हॉल में उसका इंतजार करने लगता है। रेखा अपनी व्हील चेयर पर बैठकर वहां आती है। उसे देखकर सुधीर जल्दी से गुलदस्ता रेखा की तरफ बढ़ा देता है, पर रेखा बिना उसकी तरफ देखे वहां लगे टेबल पर पहुंचकर सुधीर को बैठने का इशारा करती है। रेखा के इस बर्ताव से और अपनी इस बेइज्जती से सुधीर थोड़ा सा झेंप जाता है, पर वो गुस्से का घूंट पीते हुए चुपचाप जाकर टेबल की इस तरफ लगी चेयर पर बैठ जाता है। रेखा सुधीर को घूर कर देखती है कि तभी सुधीर कहता है, मैडम, आप सही सलामत वापस आ गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये सुनकर रेखा कहती है, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है सुधीर, मुझे पता है कि कौन मेरे बच जाने पर खुश है और कौन दुखी। रेखा का ताना सुनकर सुधीर बात संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तो हॉस्पिटल में आपसे मिलने के लिए आने वाला था, पर अचानक ही मुझे प्रेरणा को उसके पेरेंट्स के पास लेकर जाना पड़ा और मैं नहीं आ पाया। ये बात सुनकर रेखा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहां इन सब बेकार की बातों के लिए नहीं बुलाया है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। सुधीर रेखा की ये बात सुनकर समझ जाता है कि रेखा अब उससे फंडिंग की बात करेगी, पर वो अनजान बनते हुए रेखा से कहता है, जी कहिए ना मैडम, क्या बात है? इस पर रेखा कहती है, फिर वही ड्रामा। देख सुधीर, मैं ना अभी किसी ड्रामे के मूड में हूं और ना ही किसी एक्टिंग के। मुझे साफ साफ बता कि अभी तक तेरी तरफ से कोई भी फंडिंग पार्टी ऑफिस में क्यों नहीं पहुंची है? ये सुनकर सुधीर कहता है, वो मैं सुधीर को घबराया हुआ देखकर रेखा चिल्लाकर कहती है, मैं क्या मैं कहीं तू किसी अपोजिशन वाले के चक्करों में तो नहीं पड़ गया? हाँ, और अगर ऐसा है तो समझ लेना कि तेरी उल्टी गिनती शुरू। रेखा के मुंह से अपोजिशन के साथ इन्वॉल्वमेंट की बात सुनकर सुधीर घबरा जाता है और उसके माथे पर पसीना चमकने लगता है। क्या रेखा सुधीर और रौनक के प्लान के बारे में जान पाएगी? क्या देवव्रत रेखा के एक्सीडेंट का राज पता कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुधीर को घबराया हुआ देखकर रेखा चिल्लाकर कहती है, मैं क्या मैं कहीं तू किसी अपोजिशन वाले के चक्करों में तो नहीं पड़ गया ना? और अगर ऐसा है तो समझ लेना कि तेरी उल्टी गिनती शुरू। रेखा की ये बात सुनकर सुधीर और भी ज्यादा घबरा जाता है। कुछ देर बाद सुधीर खुद को संभालते हुए रेखा से कहता है, आप गलत समझ रही हैं रेखा मैडम, हमारे आपस में काफी पुराने रिलेशंस हैं और मैं आपको धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर रेखा मुस्कुराती है और कहती है, रिलेशंस का क्या है सुधीर, सब अपने अपने फायदे की बात है। वैसे भी तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने भरी अदालत में तेरी बदनामी होने से बचाई थी और उस कुमार को बलि का बकरा बना दिया था। पर अगर मुझे पता चला कि तू मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है तो ये बात ध्यान रखना,
कि इस बार मैं गड़े मुर्दे भी उखाड़ दूंगी और उन्हें जनता के सामने भी लेकर आऊंगी। रेखा की ये बात सुनकर सुधीर घबराता हुआ कहता है, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। इस पर रेखा हंसती है और सुधीर से कहती है, भरोसा कमाया जाता है और कुछ दिनों से तेरी हरकतों को देखकर मुझे अब तुझ पर भरोसा नहीं रहा। खैर, मैं तुझे एक और मौका दूंगी, तो बता पार्टी के लिए कितना फंड इकट्ठा कर सकता है। रेखा की बात सुनकर सुधीर कहता है, आप हुक्म कर दो मैडम, जितना कहोगे उतना करने की कोशिश करूंगा। रेखा दोबारा कहती है, वो भी मैं तुझे जल्दी ही बता दूंगी, पर याद रखना कि ये तेरा आखिरी मौका होगा और अगर इसके बाद भी तूने कोई गड़बड़ की तो मैं सब कुछ भूल कर अपनी पर आ जाऊंगी। ये सुनकर सुधीर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी मैडम, आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर सुधीर अपनी कुर्सी से उठ जाता है और रेखा को ग्रीट करके रूम से चला जाता है। सुधीर और रेखा की इस बात से तो ये साफ था कि रेखा के पास सुधीर के खिलाफ कुछ तो है जो सुधीर किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता है, और शायद इसीलिए वो सीधे तौर पर रेखा के खिलाफ नहीं जाना चाहता। यहां अस्तबल में खड़े आजाद के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो विवेक से कहता है, कुंवर साहब, राजा साहब ने क्या सोचकर आपको घुड़सवारी के लिए कहा होगा ये तो मैं नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, शायद आपसे जुड़ी हर ख्वाहिश को पूरा कर लेना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? दादाजी बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है, समझे तुम? राजा साहब पर आई किसी भी बात से अब परेशान होने लगता है विवेक। वो बस राजा साहब को जल्द से जल्द स्वस्थ देखना चाहता है और वापस अपनी दुनिया में लौटना चाहता है। मगर जैसे ही आजाद राजा साहब की उम्र की बात करता है तो विवेक एक बार फिर से घबरा जाता है और खुद को संतुष्ट करने के लिए आजाद को झड़क देता है। आजाद को अंदाजा था कि विवेक दादाजी को ऐसे नहीं देख पा रहा है और वो इसी बात का फायदा उठाने की फिराक में था। मोनिका विवेक को गुस्से में देखकर शांत करवाती है और उससे कहती है, कुंवर साहब, मैं आपकी मेंटल कंडीशन समझती हूं, मगर मुझे लगता है हमें कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बातों को थोड़ा समझने की जरूरत है। वो विवेक के कान के थोड़ा नजदीक जाकर धीरे से विवेक से कहती है, मैं इस आजाद पर 1 रुपए का भरोसा नहीं करती, मगर इतना जानती हूं कि अगर ये राजा साहब का नाम लेकर कुछ कह रहा है तो ये गलत नहीं कह सकता, क्योंकि एक वही है जिनका कहना आजाद कभी नहीं टाल सकता। मुझे लगता है ये सच कह रहा है। मगर मोनिका, मैं कुंवर साहब, आप यहां अकेले नहीं हैं। मोनिका विवेक को यह भरोसा दिलाती है कि आजाद राजा साहब की कही बात को ही कह रहा होगा, क्योंकि वो वैसे झूठ बोलता है, मगर राजा साहब का नाम लेकर उसने ऐसा कभी नहीं किया है। विवेक मोनिका की बात मानकर आजाद की कही बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे कहता है, कहो क्या करना होगा मुझे? विवेक के मुंह से यह सुनते ही आजाद अपनी दोनों भौहें चढ़ाकर मोनिका को देखता है और अपने होंठ को एक तरफ से नीचे झुकाता हुआ उसे इशारा करता है। मोनिका उसके इस बेहुदा इशारे को इग्नोर करती है और देखती है कि आजाद आखिर करने क्या वाला है। विवेक को अस्तबल के बारे में सब कुछ बताता हुआ आजाद उसे पूरे अस्तबल की सैर करवाता है, साथ ही उसे होने वाले घुड़सवारी के महोत्सव की जानकारी देता है। विवेक के लिए यह पहली बार है जब वो किसी तरह के इवेंट का हिस्सा होने जा रहा है। मोनिका लगातार विवेक के साथ बनी हुई आजाद की बातों को ध्यान से सुन रही है कि तभी उसकी नजर दूर से इशारा कर रहे एक डॉक्टर पर पड़ती है। उस डॉक्टर को देखकर मोनिका का माथा ठनक जाता है और वो राजा साहब की सेहत को लेकर चिंता में आ जाती है, मगर वो ये बात विवेक को नहीं बताती। वो फिर से देखती है कि वो डॉक्टर उसी को बुला रहा है। वो विवेक और आजाद से कहती है, एक्सक्यूज मी, मेरा एक अर्जेंट कॉल है, मुझे ये लेना ही होगा। ये कहकर वो उस डॉक्टर की तरफ भाग जाती है। मोनिका उस डॉक्टर को एक कॉर्नर पर ले जाकर पूछती है, डॉक्टर साहब, आपका यूं अचानक विजिट, सब ठीक तो है ना? मोनिका को ऐसा पूछते हुए डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मिस मोनिका, मैंने यही बात करने के लिए आपको यहां बुलाया है। मतलब?
डॉक्टर जैसे ही ऐसा कहते हैं, मोनिका का माथा सिकुड़ जाता है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं, मिस मोनिका, राजा साहब एकदम फिट एंड फाइन है, फिर उनके लिए इमरजेंसी चेकअप की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की ये बात सुनते ही मोनिका को सब समझ में आ जाता है। वो सोचती है, ओह, मतलब मेरा शक सही था, ये सब आजाद ने किया है। वो जानता था कि अगर वो राजा साहब के लिए डॉक्टर्स बुला लेगा तो मैं वहां बिजी हो जाऊंगी, और वो विवेक के साथ। मोनिका ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, आप प्लीज अभी जाइए, मैं आपसे फोन पर बात करती हूं। मोनिका के ऐसा कहते ही डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और यहां मोनिका दौड़कर दोबारा से अस्तबल में आती है। वो वहां आजाद और विवेक को ना देखकर टेंशन में आ जाती है और मन ही मन में सोचती है, शिट यार, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आजाद का प्लान है। कहाँ हैं विवेक आप? आजाद, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सोचते हुए मोनिका विवेक को यहां वहां ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने पर मोनिका को आजाद और विवेक दिख जाते हैं और उसकी जान में जान आती है। मगर जैसे ही वो देखती है कि आजाद ने विवेक को एक घोड़े पर बैठाया है, वो उसे रोकने के लिए भागती है और चिल्लाते हुए कहती है, आजाद, आजाद रुको, कुंवर साहब प्लीज उतर जाइए, वो घोड़ा बहुत बदमाश है, आजाद, कुंवर साहब। मोनिका ऐसे कहते हुए भागती हुई आजाद और विवेक की तरफ जाती है, मगर तब तक आजाद विवेक को घोड़े पर बैठाकर उसे चलने का इशारा कर देता है। घोड़ा शुरू में हिनहिनाते हुए धीरे चलता है, मगर देखते ही देखते वो हवा से बातें करने लगता है। विवेक का बैलेंस खोते देखकर मोनिका को आजाद पर गुस्सा आ जाता है और उसे धमकाते हुए कहती है, तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो ये मैंने सोचा भी नहीं था आजाद। अरे, मैंने क्या किया है मोनिका? मैं तो बस राजा साहब के हुक्म का पालन कर रहा हूं। अपनी बकवास बंद करो और जाकर हीरा को कंट्रोल करो। तुम जानते हो वो घोड़ा कितना पैनिक करता है, और कुंवर साहब को ये सब संभालना नहीं आता है। तुमने जानबूझकर उन्हें हीरा पर बैठाया है। आजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए मोनिका से कहता है, मैंने तो सुना है ये टीचर बड़े बड़े कांड करके आया है, एक घोड़ा नहीं संभाल सकता। तमीज से बात करो आजाद, हम इनके टुकड़ों पर पलते हैं, ये जब चाहें हमें लात मारकर निकाल सकते हैं। ये सुनते ही आजाद का खून खौलने लगता है और वो मोनिका पर गुर्राते हुए कहता है, ओ हेलो, जिसकी तुम बात कर रही हो वो 4 दिन का मेहमान है यहां। वो जो खुद अपने बाप दादा की भीख का मोहताज है, वो हमें टुकड़ों पर कब से पालने लग गया? उसकी ऐसी सोचने की भी औकात नहीं है। मोनिका आजाद का ये रूप देखकर थोड़ा घबरा जाती है और उससे कहती है, इस तरह की बातें करके तुम खुद को धोखा दे सकते हो, मगर सच को छुपा नहीं सकते आजाद। और सच ये है कि हम इस रियासत के नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं हैं। मोनिका की ये बात आजाद का दिल चीर कर रख देती है और तभी उसकी नजर विवेक पर पड़ती है, जो हीरा नाम के घोड़े पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोता जा रहा है। ये देखकर आजाद जोर जोर से हंसता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे मोनिका विवेक को देखती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। विवेक को देखकर आजाद हंसते हुए मोनिका से कहता है, मोनिका, बुरा मत मानना, अगर तुम इस कार्टून को हमारा मालिक कहने की कोशिश कर रही हो तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक रियासत का राजा घुड़सवारी नहीं जानता। उसे रजवाड़े के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। रियासत क्या होती है, इसका कैनवस कितना बड़ा होता है, ये कुछ नहीं जानता। और तुम इस तरह के आदमी को इस रियासत का राजकुमार कहना चाहती हो, और ये हमें अपने टुकड़ों पर पालेगा। मोनिका आजाद को एक लुक देती है, मगर उसकी बात पर कोई कमेंट नहीं करती। उसका पूरा ध्यान विवेक पर था। देखते ही देखते विवेक उन दोनों की नजरों से दूर चला जाता है। विवेक जैसे ही मोनिका की नजरों से ओझल होता है, वो दूसरे घुड़सवारों को विवेक के पीछे जाने के लिए कहती है। मोनिका की एक आवाज पर 2 घुड़सवार अपनी स्पीड में उस दिशा की ओर दौड़ते हैं जहां हीरा विवेक को लेकर गया है। मोनिका मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, कुंवर साहब की रक्षा करना।
काश उन्हें कुछ न हुआ हो। अब होनी को कौन टाल सकता है। आजाद जैसे ही ऐसा कहता है कि मोनिका और आजाद ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि विवेक सामने से हीरा पर कंट्रोल करते हुए आ रहा है। इन दोनों के लिए ये नजारा किसी हिंदी फिल्म के हीरो की एंट्री जैसा था। आजाद ये देखकर हैरान रह जाता है कि विवेक ने हीरा जैसे घोड़े पर कंट्रोल पा लिया है। वहीं मोनिका के भी ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि विवेक बहुत ही आसानी से हीरा पर बैठकर उन्हीं की तरफ आ रहा है। देखते ही देखते विवेक उनके नजदीक आकर खड़ा हो जाता है और आजाद को देखते हुए कहता है, ये उतना भी मुश्किल नहीं था आजाद, जितना मैं समझ रहा था। हीरा बहुत समझदार है। विवेक के ऐसा कहने पर आजाद हीरा को देखता है और समझने की कोशिश करता है कि हीरा को सिर्फ वो ही कंट्रोल कर सकता है। मगर विवेक ने ऐसा कैसे किया? यहां मोनिका विवेक को सही सलामत वापस देखकर बहुत खुश होती है। हालांकि आजाद की ही तरह वो भी सरप्राइज्ड है कि विवेक ने ये कैसे किया, मगर वो उससे ज्यादा कुछ न पूछने को ही बेहतर समझती है। वो बस विवेक से पूछती है, कुंवर सा, आप ठीक तो है ना? इस पर विवेक खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है और मोनिका से कहता है, क्यों? तुमको मैं ठीक नहीं लग रहा हूं क्या? ये सुनकर मोनिका मुस्कुराती है और विवेक से कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मोनिका के ऐसा कहने पर विवेक उसे माथा चढ़ाते हुए जैसे ही कुछ पूछने लगता है कि तभी मोनिका विवेक से कहती है, कुंवर सा, आजाद की तरफ से मैं माफी मांगती हूं। दरअसल उसने गलती से आपको हीरा पर बैठा दिया था। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हीरा कितना शॉर्ट टेम्पर्ड घोड़ा है। मोनिका ऐसा कहते हुए आजाद की तरफ घूरती है। तब विवेक मोनिका और आजाद से कुछ ऐसा कहता है कि दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आखिर विवेक ने ऐसा क्या कहा कि दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए? और रेखा के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से सुधीर उसके इशारों पर नाचने के लिए तैयार है? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोनिका विवेक से जैसे ही आजाद की तरफ से माफी मांगती है, विवेक मोनिका और आजाद की तरफ देखता है और उनसे कहता है, तुम दोनों को बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं शुरू में हीरा की वजह से थोड़ा घबरा गया था, मगर जल्दी ही शायद हीरा को मैं पसंद आ गया। विवेक की ये बात मोनिका और आजाद की समझ से परे थी। विवेक मुस्कुराकर कहता है, मेरा मतलब है, मैं पेशे से एक टीचर हूं और साइकोलॉजी को समझता हूं। हालांकि हीरा एक जानवर है, मगर फिर भी मैंने इसे समझा और उन बच्चों की तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जो स्वभाव से जिद्दी होते हैं, मगर सही ढंग से हैंडल करने पर समझ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ये आइडिया एक जानवर पर काम कर गया। मैंने बस इसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, प्यार से बात की और इसे मैं और मुझे ये समझ गया। और देखते ही देखते ये मुझे काफी आगे तक की सैर भी करवा लाया। ये सब सुनकर मोनिका और आजाद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मोनिका कुछ कहने लगती है मगर चुप हो जाती है कि तभी विवेक मोनिका से पूछता है, मोनिका, क्या अभी भी दादाजी का चेकअप हो रहा है? ये सुनते ही मोनिका आजाद की तरफ दोबारा से देखती है और फिर विवेक को देखते हुए कहती है, नहीं कुंवर सा, अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर्स गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब राजा साहब की सेहत में थोड़ा थोड़ा सुधार दिख रहा है। ये खबर विवेक को बहुत सुकून देती है और वो मोनिका से कहता है, ग्रेट, मुझे दादाजी से जाकर मिलना चाहिए। इतना कहते ही विवेक लंबे लंबे कदमों से राजा साहब को देखने के लिए जाता है, जबकि मोनिका आजाद से कहती है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हें छोड़ रही हूं आजाद, अगली बार मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर मोनिका भी विवेक के पीछे पीछे लगभग भागते हुए कदमों से जाती है। उधर नैना भी सुलेखा जी से मिलकर वापस घर लौट चुकी है। उसने देवव्रत से पार्टी ऑफिस में मिलने को कहा था, पर नैना पार्टी ऑफिस ना जाकर सीधा अपने घर चली जाती है। अपने रूम में बैठी नैना सोचती है, एक तरफ सुलेखा जी हैं जो मुझे कोई मसीहा समझ रही हैं, पर अगर किसी दिन उन्हें यह पता चल गया कि उनकी बेटी के मर्डर में सिद्धार्थ का हाथ है, तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगी। वो मुझ पर भरोसा करने लगी हैं और मुझे उनके इस भरोसे को किसी भी हाल में बचाना होगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। ये सोचकर नैना रूम में टहलने लगती है। तभी उसके पर्स में रखा उसका मोबाइल बजता है। वो पर्स में से मोबाइल निकाल कर देखती है और मोबाइल को साइलेंट पर करके
बेड पर फेंक देती है। कुछ देर बाद उसका मोबाइल दोबारा से वाइब्रेट करने लगता है, पर नैना कॉल नहीं उठाती। कॉल कटने के बाद वो कुछ सोचने लगती है और परेशान हो जाती है। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर नैना घबराते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगती है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। तभी दोबारा किसी के हंसने की आवाज आती है। नैना दोबारा घबरा कर कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर उसके ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ती है और शीशे में उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। नैना की परछाई नैना से कहती है, फोन उठा ले नैना, वैसे भी तुझे दो दो नावों में सवार होने का बहुत शौक उठा था, तो अब भाग क्यों रही है? अपनी ही परछाई की बात सुनकर नैना कहती है, ये सब बकवास है और तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये सुनकर नैना की परछाई जोर जोर से हंसती है और कहती है, इल्जाम? मेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तू भी अच्छी तरह से जानती है। बस तू इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तू सच्चाई से भागना चाह रही है। परछाई की बात सुनकर नैना कहती है, नहीं, ये सब बकवास है। मैं किसी से नहीं भाग रही हूं। तो मुझे कंफ्यूज मत करो। इस पर नैना की परछाई उससे कहती है, भाग नहीं रही है? भाग नहीं रही है तो मुझे एक बात का जवाब दे। जब तू विवेक की वाइफ है तो तू अब भी शेखर के साथ क्यों है? और अगर तेरे दिल में शेखर ही है तो फिर तू विवेक को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? बता, देगी विवेक को डिवोर्स? ये सुनकर नैना परेशान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैं किसी के भी साथ रहूं, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो मुझे सलाह देने वाली? नैना की परछाई तंज कसते हुए उससे कहती है, मर्जी नहीं है, ये तेरा कंफ्यूजन है नैना, और तू इस बात को जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। नहीं तो ये तेरा कंफ्यूजन तेरे साथ साथ दो और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये सुनकर नैना घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी परछाई जोर जोर से हंसने लगती है। नैना के कानों में परछाई की आवाज गूंजने लगती है, तू कंफ्यूज है नैना, तुझे किसी एक को चुनना ही होगा। तीन तीन जिंदगियां बर्बाद मत कर नैना। तू कंफ्यूज है नैना, विवेक या शेखर, फैसला कर ले नैना। ये सुनकर नैना अपना सिर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके कानों में अब भी उस परछाई की आवाजें गूंज रही थीं। नैना तकिए को अपने सिर पर रखकर अपने कानों को बंद करने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद रोते रोते ही सो जाती है। नैना के मोबाइल पर आया वो कॉल शेखर का था और नैना के फोन न उठाने से शेखर परेशान हो जाता है। शेखर थोड़ी थोड़ी देर में अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था। वहीं उसके पास में बैठी पार्वती उसे देख रही थीं। कुछ देर बाद वो शेखर से कहती हैं, बेटा, तो फिर उस नैना को लेकर परेशान हो रहा है ना? ये सुनकर शेखर कहता है, पता नहीं, आज वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है और ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब दे रही है। इस पर पार्वती जी कहती हैं, तो तू इस बारे में क्यों परेशान हो रहा है? बड़ी माँ की बेटी है, हो सकता है किसी और काम में बिजी हो, या ये भी हो सकता है कि किसी और खिलौने के साथ खेल रही हो। पार्वती जी के मुंह से ये बात सुनकर शेखर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि मैं नैना के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे धोखा नहीं देगी। पार्वती जी हंसती हैं और कहती हैं, तुझे उसकी अब इतनी चिंता क्यों हो रही है? तू तो रेखा के ठीक होने के बाद उससे अपने सारे रिश्ते खत्म करने वाला था ना? ये सुनकर शेखर को अपनी मां से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो कहता है, हाँ, मैंने कहा था। तब हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां थीं, पर अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। पार्वती जी कहती हैं, शेखर बेटा, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूं, और मेरा क्या है, मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली है और अब कुछ ही दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के। मेरे बाद तेरा क्या होगा, मैं तो यही सोच सोच कर सहम जाती हूं। पार्वती की ये बात सुनकर शेखर उनसे गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि मेरे एक्सीडेंट के बाद
ऐसा क्या बदल गया है जो आप नैना से इतना नफरत करने लगी हैं? उससे पहले तो नैना आपको पसंद थी और आज आपको मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। शेखर की ये बात सुनकर पार्वती जी चुप हो जाती हैं। शेखर को पता है कि अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसे अपनी मां को अपनी तरफ करना ही होगा, वरना उसका सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। तभी शेखर उन्हें चुपचाप देखकर दोबारा कहता है, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा मां। शेखर की बात सुनकर पार्वती जी सोचने लगती हैं, मैं तुझे कैसे बताऊं शेखर कि तेरी इस हालत के पीछे उस नैना की मां का ही हाथ है। अगर तुझे ये सब पता चल गया तो पता नहीं तुझ पर क्या बीतेगी। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं, अब मैं तुझे भी नहीं खोना चाहती, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल मैं चुप ही रहूं। इसके बाद बात को संभालने की कोशिश करते हुए पार्वती जी कहती हैं, मेरे कहने को बचा ही क्या है, अब तो तुझे भी सब कुछ पता है बेटा। इतना कहकर पार्वती जी वहां से जाने लगती हैं। शेखर उनको वहां से जाते हुए देखता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर पार्वती जी वहां से सीधा अपने रूम में चली जाती हैं और रूम अंदर से लॉक कर लेती हैं। शेखर अपनी मां के इस बिहेवियर को समझ नहीं पाता है। वो पहले भी पार्वती जी से इस बारे में बात करने की कोशिश कर चुका था, पर उस वक्त भी उसे कोई जवाब नहीं मिला था। उधर देवव्रत सारा दिन पार्टी के काम में बिजी रहने के बाद वापस रेखा के घर पर आता है। घर के अंदर आते ही उसका सामना रेखा से होता है। रेखा को देखते ही देवव्रत उससे कहता है, मैडम, नैना घर वापस आ गई है क्या? उसने मुझे पार्टी ऑफिस में रुकने को कहा था, पर मैं उसका इंतजार करता रहा और वो वहां आई ही नहीं। ये सुनकर रेखा देवव्रत को बैठने का इशारा करती है। देवव्रत के बैठने के बाद वो उससे कहती है, नैना तो शाम को ही वापस आ गई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई थी। तब से अब तक वो मुझे तो दिखाई नहीं दी। वैसे कहाँ गई थी वो? देवव्रत कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। नैना ने मुझे पार्टी ऑफिस के बाहर उतार दिया था और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर वहां से निकल गई थी। देवव्रत की बात सुनकर रेखा कहती है, चलो छोड़ो, जाने दो उसे। हाँ, मुझे तुमसे सुधीर के बारे में बात करनी है। सुधीर मुझसे मिलने आया था, पर मुझे उस पर शक है। हो न हो सुधीर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम कुछ दिनों तक सुधीर और उसके बेटे रौनक पर नजर बनाए रखो। ये सुनकर देवव्रत हाँ में सिर हिला देता है और रेखा आगे बोलती है, इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कैसी चल रही है? देवव्रत कहता है, 2-3 दिन में सारी तैयारियां हो जाएंगी। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से रैली के लिए परमिशन मांग ली है। कल तक वहां से जवाब आ जाएगा। बैनर पोस्टर बनने को गए हुए हैं, वो भी कल परसों तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ऑनलाइन और रेडियो एड्स भी जल्द ही लाइव हो जाएंगे। मैंने रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए अपने पार्टी वर्कर्स से भी बात कर ली है। जल्द ही सारे स्टेट में हम आपकी रैली का शेड्यूल प्लान कर लेंगे। ये सुनकर रेखा खुश हो जाती है और कहती है, शाबाश, हमें इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। हमें कैसे न कैसे करके जनता को अपने साथ मिलाना ही होगा और इसके लिए चाहे हमें मेरे एक्सीडेंट का या पुरुषोत्तम के मर्डर का इस्तेमाल करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे जिससे जनता हमारी तरफ झुक जाए। और एक बार मेरे सीएम बनते ही मैं सिद्धार्थ को भी जेल से छुड़वा लूंगी। रेखा अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। नैना के लाख समझाने के बाद भी उसके सर पर पॉलिटिक्स का भूत सवार है। रेखा के मुंह से पुरुषोत्तम जी की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात सुनकर देवव्रत को गुस्सा आ जाता है, पर वो रेखा के सामने अपना गुस्सा छुपा लेता है। ऐसे में क्या होगा देवव्रत का अगला कदम? क्या नैना अपने कंफ्यूजन से बाहर आ पाएगी और पार्वती शेखर से उसके एक्सीडेंट का राज कब तक छुपा पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुधीर को घबरा रेखा के मुंह से पुरुषोत्तम जी की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात सुनकर देवव्रत को गुस्सा आ जाता है, पर वो रेखा के सामने अपना गुस्सा छुपा लेता है। रेखा अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। नैना के लाख समझाने के बाद भी उसके सर पर पॉलिटिक्स का भूत सवार है। रेखा देवव्रत से दोबारा पूछती है, तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला है क्या? ये सुनकर देवव्रत कहता है, अभी तो नहीं, पर जल्द ही कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। देवव्रत की बात सुनकर रेखा कहती है,
हाँ ठीक है, पर तुम मेरी बात याद रखना, क्योंकि सुधीर की एक गलत हरकत से हमें काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सुधीर और उसके बेटे पर नजर रखना। अपने कुछ आदमियों को इस काम पर लगाओ। ये सुनकर देवव्रत कहता है, जी ठीक है, हो जाएगा। तभी रेखा कुछ सोचने लगती है और कुछ देर बाद देवव्रत से कहती है, हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है देवव्रत, और हमें नहीं पता कि कब कौन कहां से हम पर हमला कर दे या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए इलेक्शंस हो जाने तक अब हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये सुनकर देवव्रत कहता है, जी, सेफ्टी के लिए मैं घर पर और ऑफिस में अपने कुछ और आदमियों को सिक्योरिटी के लिए लगा देता हूं। रेखा कहती है, ठीक है, और हाँ, एक बात और, कल से तुम नैना के साथ ही रहोगे। मैं नहीं चाहती कि वो अब किसी और मुसीबत में फंसे। ये सुनकर देवव्रत हाँ में सिर हिला देता है और वहां से निकल जाता है। रेखा वहीं बैठी बैठी सोचने लगती है कि आगे आने वाली हर मुश्किल का वो कैसे हल निकाल सकती है। वहां डॉक्टर्स के जाने के बाद राजा साहब सोच में पड़ जाते हैं। आखिर डॉक्टर्स को इमरजेंसी कहकर यहां से किसने कॉल किया होगा? मैंने तो विवेक से झूठ कहा है, इसलिए वो ऐसा सोचने पर मजबूर है। इसी टेंशन में राजा साहब डॉक्टर बत्रा को फोन लगाकर पूछते हैं कि कहीं उन्होंने तो किसी को उनका हालचाल लेने के लिए नहीं भेजा था ना। जब राजा साहब अपने कमरे के काउच पर पैर पसार कर डॉक्टर बत्रा से बात कर रहे होते हैं, तभी वहां उनके कमरे के बाहर विवेक पहुंचता है। विवेक जैसे ही राजा साहब के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है कि उसके फोन पर नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। वो राजा साहब के कमरे के दरवाजे पर ही अपना फोन निकालकर चेक करने लगता है, जबकि मोनिका जो उसके पीछे आ रही थी वो सीधा राजा साहब के कमरे में आ जाती है। मोनिका जैसे ही कमरे में जाती है वो राजा साहब से बेड पर लेटने के लिए कहती है। राजा साहब झट से काउच से उठकर बेड पर लेट जाते हैं। मोनिका उनसे कुछ और कहती कि इससे पहले विवेक कमरे में आ जाता है और राजा साहब से पूछता है, क्या हुआ दादाजी? ये अचानक से आपका चेकअप, सब ठीक तो है ना? तब राजा साहब विवेक से कहते हैं, हाँ बेटा, अब बूढ़े लोगों के साथ इस तरह की समस्याएं तो होती ही रहती हैं। और वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? राजा साहब के ऐसा पूछने पर विवेक उन्हें घुड़सवारी के बारे में बताता है। मोनिका वहां बैठी सब सुनती है मगर कुछ नहीं कहती। राजा साहब विवेक की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं, सही जा रहे हो विवेक, मैं यही तो चाहता था कि तुम यहाँ के रंग में रंग जाओ और तुम्हें पता भी न चले। फिर देखता हूं कि तुम वापस उस नैना के पास कैसे जाते हो। विवेक राजा साहब से कट टू कट बात करता है और जैसे ही राजा साहब कहते हैं कि वो ठीक हैं, विवेक वहां से जाने लगता है और कमरे के दरवाजे से राजा साहब से कहता है, दादाजी आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा कहकर जैसे ही विवेक उनके कमरे से निकलता है, मोनिका राजा साहब को आजाद के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दादाजी कहते हैं, देखो मैंने ही आजाद को ऐसा करने के लिए कहा था। अब उसने इस काम को कैसे अंजाम दिया और कैसे नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे लिए सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। मैं यही तो चाहता था ना कि विवेक यहाँ के तौर तरीकों को सीखे और समझे। तो मुझे लगता है तुम्हें भी इन बातों को कैजुअल ही लेना चाहिए। जैसे जो चल रहा है वो सही है और उसे वैसे ही चलने दो। राजा साहब के ऐसा कहने पर मोनिका का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन में सोचती है, नहीं राजा साहब, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं आपको विवेक की इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं बल्कि आजाद की नीच हरकत के बारे में बता रही थी। मगर मुझे तो लगता है कि उसने आपकी आंखों में अच्छाई का ऐसा पर्दा गिराया है कि आपको उसकी असलियत का पता ही नहीं चल रहा। मैं जानती हूं कि अब मेरे लिए आपको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप खुद देखें और अपनी आंखों पर भरोसा करें। ऐसा सोचते हुए मोनिका भी राजा साहब के कमरे से बाहर चली जाती है। उधर अगली सुबह नैना की आंख खुलती है। वो रोते रोते कब सो गई थी इस बात का उसे पता भी नहीं चला था। पर नैना समझने की कोशिश करने लगती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। पर उस घटना के बाद नैना के मन में अपनी परछाई की बात छप चुकी थी। तभी नैना सोचने लगती है,
शायद मैंने ही विवेक के साथ गलत किया है। और क्या गलत कहा था उस परछाई ने? आखिर मेरे अंदर चल क्या रहा है? ये मेरी परछाई से ज्यादा और किसे पता होगा? जाने अनजाने में ही सही, मैं गलत तो कर रही हूं, और अब मुझे एक सॉलिड फैसला लेना ही होगा। मुझे विवेक और शेखर में से किसी एक को चुनना ही होगा। मैं ऐसे दो दो लोगों को उलझा कर नहीं रख सकती। नैना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका मोबाइल दोबारा वाइब्रेट करने लगता है, जिस कारण वो अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। पर नैना फोन की तरफ देखती भी नहीं है और अपने बाथरूम की तरफ चली जाती है। नैना बाथरूम से शावर लेने के बाद निकलकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और तैयार होने लगती है। कमरे से निकलने से पहले वो अपना मोबाइल उठा लेती है और बिना देखे उसे पर्स में डाल देती है। घर के मेन हॉल में उसे देवव्रत दिखाई देता है, जो कि ऑफिस जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। नैना को देखकर देवव्रत कहता है, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं और तुम कॉल ही नहीं उठा रही हो। देवव्रत की ये बात सुनकर नैना थोड़ा सा झेंप जाती है और पर्स में अपने मोबाइल को ढूंढने का नाटक करते हुए कहती है, ओह, मेरा मोबाइल तो कल रात को पर्स में ही रह गया था और शायद साइलेंट मोड पर है, इसलिए मुझे तुम्हारे कॉल का पता ही नहीं चल पाया। देवव्रत नैना की बात से कन्विंस हो जाता है और कहता है, चलो, अब हमें पार्टी ऑफिस जाकर बहुत से काम पूरे करने हैं। ये सुनकर नैना हॉल में आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे जूस की गिलास को एक बार में ही खत्म करते हुए कहती है, हाँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। नैना घर से बाहर निकलती है और देवव्रत उसके पीछे पीछे निकलता है। घर से निकलते ही नैना वहां रोज के मुकाबले ज्यादा आदमियों को देखकर चौंक जाती है और देवव्रत से कहती है, आज यहाँ इतने आदमी क्यों हैं? कोई प्रोग्राम है क्या? देवव्रत जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ये तो बस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए है। रेखा मैडम ने मुझे केयरफुल रहने को कहा है और उनके कहने पर ही मैंने घर और ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ाई है। ये सुनकर नैना अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर देती है। देवव्रत भी कार में आकर बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद नैना देवव्रत से कहती है, देवव्रत, मैं सोच रही हूं कि पापा का पुराना बिजनेस दोबारा से शुरू कर दूं। इससे मैं काम भी करती रहूंगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। नैना की बात सुनकर देवव्रत कहता है, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, पर नैना देवव्रत से पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सुनकर देवव्रत कहता है, रेखा मैडम इस बात के लिए शायद नहीं मानेंगी, और अगर वो मान भी जाती हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए फाइनेंस की होगी। हमारे पुराने बायर्स अब किसी और के पास शिफ्ट हो गए हैं और फिर फैक्ट्री का खर्चा, लेबर कॉस्ट और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी तो कवर करने होंगे। इस पर नैना देवव्रत से कहती है, कोई बात नहीं, एक बार बिजनेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो बायर्स अपने आप आ जाएंगे। कुछ टाइम तक मैं बिना प्रॉफिट के भी काम करने को तैयार हूं। हम जीरो से स्टार्ट कर लेंगे। ये सुनकर देवव्रत कहता है, पर रेखा मैडम? इस पर नैना कहती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी इस बात को नहीं मानेंगी? ये सुनकर देवव्रत थोड़ा सा उदास होकर कहता है, कुछ बातें हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, और यही कारण है कि पुरुषोत्तम जी ने अपना बिजनेस छोड़कर पार्टी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करना शुरू कर दिया था। देवव्रत की इस बात से नैना सोच में पड़ जाती है, पर वो देवव्रत से इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछती। उसे पता है कि सही वक्त आने पर देवव्रत उसे सब कुछ बता भी देगा और उसकी हेल्प भी करेगा। थोड़ी ही देर में नैना की कार पार्टी ऑफिस की पार्किंग में पहुंच जाती है। कार से उतरकर नैना और देवव्रत ऑफिस के अंदर जाते हैं। नैना अपने कैबिन में चली जाती है और देवव्रत अपने आदमियों को मीटिंग के लिए इकट्ठा कर लेता है। देवव्रत अपने आदमियों से कहता है, इलेक्शंस तक हम सभी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटे भी काम करना पड़े तो हम करेंगे। जिस पर उसके सभी आदमी उसके साथ सहमति जता देते हैं। देवव्रत अपने आदमियों की मीटिंग लेकर वापस ऑफिस के अंदर आ जाता है। यहां मोनिका के जाने के बाद राजा साहब ये सोचकर खुश होते हैं कि विवेक पहली बार रियासत के शाही खेल में हिस्सा लेगा। उधर विवेक राजा साहब के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके फोन पर दोबारा से नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। विवेक थोड़ा रुकता है और फिर से उन्हें चेक करने लगता है। वो उन नोटिफिकेशंस को देखकर बहुत खुश होता है
क्योंकि उसके सारे स्टूडेंट्स इस बात से बहुत खुश हैं कि विवेक दोबारा से अपने ओरिजिनल अकाउंट पर वीडियो शेयर कर रहा है। स्टूडेंट्स भर भर कर कमेंट्स करते हैं। कोई अपने रिजल्ट के बारे में बताता है तो कोई आने वाले अगले सेमेस्टर की बात करता है। कोई विवेक को सिर्फ थैंक यू कहने के लिए कमेंट करता है तो कोई उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए। और कई सारे स्टूडेंट्स उससे माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने विवेक पर शक किया कि वो एक क्रिमिनल है। बाकी सब विवेक से अपने डाउट्स पूछते हैं। स्टूडेंट्स के इन कमेंट्स को विवेक बहुत समय से मिस कर रहा था। वो जैसे ही इन कमेंट्स को पढ़ता है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो भी भावुक होकर हर स्टूडेंट्स के कमेंट पर अपने जवाब देता है। ऐसा करते हुए विवेक महल के कॉरिडोर में ही बैठ जाता है और अपने फोन पर बिजी हो जाता है। वहीं मोनिका का मूड राजा साहब को लेकर बहुत खराब था और वो साथ ही आजाद के बारे में भी सोच रही थी कि तभी उसे कॉरिडोर में बैठा हुआ विवेक दिखता है जो अपना फोन देख रहा है और उसके चेहरे पर चमक बनी हुई है। ये देखते ही मोनिका का दिमाग और खराब हो जाता है। उसे लगता है कि विवेक नैना से चैट कर रहा है। ये देखते ही मोनिका सोचती है, क्या नैना के ही मैसेजेस की नोटिफिकेशंस विवेक को आ रहे हैं? क्या इसीलिए वो राजा साहब से कट टू कट बात करके निकल गया था? क्या ये दोनों कांटेक्ट में हैं? मगर मैंने तो राजा साहब से कह दिया था कि इनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं राजा साहब को क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए जैसे ही मोनिका विवेक की तरफ आगे बढ़ती है उसके सामने आजाद आ जाता है। आजाद किसी भी तरह से मोनिका को विवेक के पास जाने से रोकना चाहता है, मगर मोनिका अभी किसी और उलझन में है। क्या मोनिका की गलतफहमी दूर होगी और क्या नैना अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोनिका इस समय विवेक को लेकर किसी और माइंड फ्रेम में है, इसलिए विवेक के पीछे जाती है, मगर तभी आजाद उसके सामने आ जाता है और वो आजाद से कहती है, आजाद, मेरा रास्ता छोड़ो। आजाद सामने से नहीं हटता। इस पर मोनिका को और भी गुस्सा आ जाता है और वो आजाद को एक बार फिर से हटने के लिए कहती है, आजाद, मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। आजाद फिर भी मोनिका के रास्ते से नहीं हटता। मोनिका का दिमाग इस समय बहुत खराब है। जब आजाद दो बार कहने पर भी नहीं मानता तब मोनिका एक तरफ विवेक को देखती है और एक तरफ आजाद को। आजाद जैसे ही मोनिका के चेहरे को छूने वाला होता है कि मोनिका गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। मोनिका का थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि आजाद हिल जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि मोनिका ऐसा कर सकती है। आजाद जैसे ही मोनिका को पकड़ने लगता है कि मोनिका की नजर विवेक पर पड़ती है। विवेक वहां से उठकर जाने लगता है। मोनिका विवेक के जाते ही उसके पीछे लगभग भागते हुए जाती है। मोनिका को विवेक के पीछे जाता देखकर अपने गाल पर हाथ रखते हुए आजाद खुद से कहता है, मोनिका, तुम्हारी इस हिमाकत का बदला मैं जरूर लूंगा। ऐसा सोचते हुए आजाद गुस्से में वहां से चला जाता है। यहाँ जैसे ही मोनिका विवेक के पास पहुंचती है वो उसके चेहरे पर खुशी देखते हुए इसका कारण जानना चाहती है, मगर विवेक इस समय अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वो मोनिका को नोटिस नहीं करता और अपनी धुन में मगन अपने रूम में चला जाता है। मोनिका इस टेंशन में है कि विवेक जरूर नैना से बात करके इतना खुश है। अगले दिन सुबह राहतगढ़ में जब हर जगह ये बात पानी की तरह फैल जाती है कि राजा साहब को देखने डॉक्टर्स आए थे और इसी वजह से सुबह से महल में राजा साहब से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। मोनिका इतनी भीड़ देखकर घबरा जाती है और राजा साहब से कहती है, हुकुम, यहां तो सभी लोग आपसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, अब क्या करें? आप तो नॉर्मल लोगों के बीच जाकर उनसे ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप एकदम ठीक हैं, क्योंकि डॉक्टर ने आपको भीड़ से बचने के लिए कहा है। मोनिका की बात सुनकर राजा साहब भी सोच में पड़ जाते हैं और वो मोनिका से कहते हैं, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मैं लोगों को नहीं दिखा तो वो यहीं धरना देकर बैठ जाएंगे और अगर मैं उनसे मिलता हूं तो विवेक को शक हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे सबसे नहीं बस कुछ लोगों से ही मिलना चाहिए। हुकुम, मगर ये कुछ लोग कौन हैं, ये कौन डिसाइड करेगा?
यहाँ तो हर कोई आपको अपना मानता है। जिसको भी आपसे मिलने से रोका जाएगा वो बवाल मचा देगा। राजा साहब मोनिका की बात में सर हिलाते हुए हाँ करते हैं। तब मोनिका भी सोच में पड़ जाती है। जब दोनों को कुछ समझ में नहीं आता तब आजाद राजा साहब के रूम में आता है, जिसे देखकर मोनिका का खून उबलने लगता है। तभी मोनिका देखती है कि आजाद के पीछे कुछ लोग भी अंदर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों में बड़े बड़े बक्से और भारी भारी सामान पकड़ा हुआ है। ये सब देखकर मोनिका आजाद पर लगभग चिल्लाते हुए स्वर में कहती है, थोड़ी अक्ल भी है तुम में या सारी बेच खाई है? ये राजा साहब का कमरा है, ना कि कोई तुम्हारा घर कि यहां जो चाहे वो सामान ठूस के रख दो। बाहर निकालो ये सब। ओ भैया, लेकर जाइए ये सब यहां से। मोनिका उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसके कहने पर नहीं रुकते हैं और वो जैसे ही वहां सामान रखते हैं, आजाद उन्हें कुछ पैसे दे देता है और जाने के लिए कहता है। राजा साहब भी ये समझ नहीं पाते कि आखिर चल क्या रहा है। अब मोनिका जैसे ही दोबारा से आजाद पर चिल्लाने लगती है कि तभी राजा साहब उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, मोनिका, मुझे लगता है तुम्हें आजाद को भी बोलने का मौका देना चाहिए। फिर राजा साहब आजाद से कहते हैं, कहो आजाद, क्या है यही सब? राजा साहब के ऐसा कहने पर आजाद अपनी छाती चौड़ी करता है और उनसे कहता है, राजा साहब, आज जमाना बहुत आगे निकल चुका है और हम अभी भी पुरानी बातों को आधार बनाकर टेंशन पाले रखते हैं। आजाद की ये गोल गोल बात किसी को समझ नहीं आती। तब मोनिका आजाद से कहती है, तुमको अगर अपनी बात कहनी नहीं आती तो रुको, मैं उन आदमियों को ही बुलाती हूं। शायद वो ये सब तमाशे का मतलब सरल भाषा में बता देंगे। मोनिका की बात पर आजाद मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, मोनिका, तुम्हें थोड़ा पेशेंस डेवलप करने की जरूरत है। ऐसा कहकर आजाद जैसे ही राजा साहब को देखता है, राजा साहब उसे ही टकटकी लगाए देख रहे होते हैं। तब आजाद उनसे कहता है, तो मेरा मतलब यह है कि बाहर खड़ी जनता को आपको देखना है और आपकी सेहत की जानकारी लेनी है, मगर आप उनके सामने जा नहीं सकते क्योंकि आपको डॉक्टर्स ने भीड़ में जाने से मना किया है। ऐसा कहकर आजाद उन बॉक्सेस को खोलकर दिखाते हुए कहता है, तो ये उसका सॉल्यूशन है। आजाद ऐसा कहकर उन बॉक्सेस से सामान निकालकर उन्हें असेंबल करते हुए कहता है, राजा साहब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठे बैठे आराम से अपने रूम से अपनी जनता को अपनी सेहत के बारे में खुद बता सकते हैं। और तो और, विवेक को भी आपकी सेहत के बारे में कोई शक नहीं होगा। आजाद के ऐसा कहते ही राजा साहब और मोनिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोनिका को ये एक बड़े झटके जैसा लगता है। वो मन ही मन में सोचती है, क्या आजाद जानता है कि विवेक को यहां राजा साहब के बीमार होने का नाटक करके लाए हैं? ओह शिट, अगर ऐसा हुआ तो ये तो कभी भी हमारी पोल खोल देगा। मुझे आजाद से पता करना ही होगा कि आखिर इसे क्या पता है और ये विवेक का नाम लेकर क्या कहना चाहता है। तभी मोनिका भी उनके साथ उन सभी माइक और स्क्रीन को सेट करने लगती है। राजा साहब भी मन ही मन में सोचते हैं, मेरी बीमारी एक नाटक है, इस बारे में तो बस मैं और मोनिका ही जानते हैं। पर आजाद तक ये बात कैसे पहुंची? क्या मोनिका ने? नहीं, वो तो इससे चिढ़ती है, वो ये नहीं कर सकती। राजा साहब और मोनिका दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा। उधर सुधीर के घर पर रेखा से मीटिंग के बाद सुधीर काफी परेशान नजर आ रहा होता है और किसी गहरी सोच में पड़ा होता है। उसे देखकर प्रेरणा उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, पापा, आपकी चाय ठंडी हो चुकी है, आप किन ख्यालों में गुम हैं? प्रेरणा की बात सुनकर सुधीर अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और कहता है, अरे बेटा, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। ये सुनकर प्रेरणा कहती है, मैं तो कुछ देर पहले ही आ गई थी। पर आप सुबह सुबह किन ख्यालों में गुम हो गए हैं? आपने अपनी चाय भी नहीं पी है, कोई टेंशन है क्या? सुधीर कुछ नहीं कहता और चाय का कप उठा लेता है, जिसे देखकर प्रेरणा कहती है, वो चाय अब ठंडी हो चुकी है पापा, मैं आपके लिए अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर प्रेरणा किचन की तरफ चली जाती है। प्रेरणा के वहां से जाते ही रौनक भी वहां आ जाता है और वो भी सुधीर को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना?
ये सुनकर सुधीर कहता है, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। इस पर रौनक कहता है, रेखा के साथ आपकी मीटिंग कैसी थी? क्या हुआ वहां? ये सुनकर सुधीर रौनक से कहता है, उसे मुझ पर शक तो हो गया है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने किसी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने की सोची तो वो हमें बर्बाद कर देगी। रौनक कहता है, उसने धमकाया और आप डर भी गए? कम ऑन पापा। हाँ, मेरी अभी हेमंत के साथ मीटिंग है और मैं वहां के लिए ही निकल रहा हूं। ये सुनकर सुधीर कहता है, डरने में और समझदारी दिखाने में बहुत अंतर होता है बेटा, और मुझे लगता है कि हमें समझदारी दिखाते हुए फिलहाल ये प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और कोई और रास्ता निकालना चाहिए। सुधीर की यह बात सुनकर रौनक गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अब इस प्लान को चेंज नहीं करूंगा। मैं हेमंत से मीटिंग के लिए जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि आपका और रेखा का क्या पंगा है, पर अगर बात मुझ तक आई तो मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। मैं आपकी तरह कमजोर दिल का आदमी नहीं हूं। ये कहकर रौनक वहां से उठकर बाहर निकल जाता है। सुधीर उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। कुछ देर बाद रौनक भी अपने प्लान के मुताबिक हेमंत के साथ मीटिंग करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस के अंदर जाते ही वो सीधा हेमंत के कैबिन में घुस जाता है और उसे ऐसे कैबिन में घुसता देखकर हेमंत भी हैरान हो जाता है। हेमंत रौनक से कहता है, आओ आओ, बैठो रौनक। ये सुनकर रौनक वहां रखी चेयर पर बैठ जाता है। बैठने के बाद रौनक कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी हेमंत कहता है, अभी कुमार भी आने ही वाला है, हम तब बात शुरू करते हैं। कुमार का नाम सुनकर रौनक चौंक जाता है और कहता है, कुमार को यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? हेमंत मुस्कुराकर कहता है, अरे भाई, क्यों जरूरत नहीं थी? आखिर हम हैं तो पार्टनर्स ही ना। हेमंत की बात सुनकर रौनक कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। रौनक के इस बिहेवियर से एक बात तो साफ हो चुकी है कि कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शायद रौनक और कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रौनक को चुप देखकर हेमंत रौनक से कहता है, तब तक कुछ ले लो। बताओ, चाय लोगे या कॉफी मंगवाऊं? ये सुनकर रौनक कहता है, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और कुमार भी वहां आ जाता है। कुमार को वहां देखकर हेमंत खुश हो जाता है और कहता है, आओ कुमार आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर कुमार कहता है, मैं भी आप लोगों से बहुत वक्त से मिलना चाह रहा था। इतना कहकर कुमार रौनक की तरफ मुड़ता है और कहता है, कैसे हो रौनक? आजकल मिलने भी नहीं आते हो। रौनक फॉर्मेलिटी करते हुए कुमार को ग्रीट करता है और बैठने को कहता है। कुमार भी रौनक के साथ वाली हेमंत के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। हेमंत कहता है, तो कहो रौनक, ये मीटिंग क्यों रखी थी? ये सुनकर रौनक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ये रेखा नाम की डायन हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उसने पापा को मीटिंग के लिए बुलाया था और उन्हें धमकाया है कि अगर वो किसी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो हमें बर्बाद कर देगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी और रेखा नाम का रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। रौनक और कुमार, जो रेखा के एक्सीडेंट के पीछे हेमंत का हाथ होने की बात से अनजान हैं, वो हेमंत की ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। कुमार वहां हो रही सारी बातों को चुपके से अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करने लगता है। कुमार हेमंत और रौनक की बातें क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? क्या होगा कुमार का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।